हेलो, वेलकम बैक एमएलएम टॉपर्स क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि मार्क्स पर कार्ल मार्क्स पर एक सेपरेट वीडियो होगा। तो वही मैं आप लोगों के बीच कार्ल मार्क्स पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आप पिछले लेक्चर को किए होंगे। अगर पिछले लेक्चर को नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आगे की लेक्चर होती है, आगे की कक्षाएं चलती है आप लोगों के लिए, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पिछले लेक्चर को देख करके ही यहाँ आए होंगे, इस लेक्चर को देखते होंगे। और यदि नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक सीक्वेंस ऑर्डर में वीडियो को वॉच करिए, अंत तक देखिए, फिर उसके बाद आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच कार्ल मार्क्स, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री में जो समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर नंबर 2 है, उसी में कार्ल मार्क्स का जिक्र हुआ था। तो ये एक यूरोप के इतिहास में कहिए या फिर विश्व इतिहास में कहिए, ये एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसीलिए इनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को जानना आवश्यक था, क्योंकि अभी वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में इनकी एक अलग विचारधारा को अपना करके तरह तरह का राजनीति भी होता है। खैर, वो सब आप खुद ब खुद अपने से सोच समझ करके पूरा का पूरा अपना ओपिनियन लेकर के ही बात को आगे बढ़ाइएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, पूरा का पूरा आप एक बार क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेने का मन है तो ले लीजिए। बाकी मैं समझाऊंगा बारीकी से, और फिर बारीकी से आप समझने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब बातों को सुनिए। सर्वप्रथम मैं जो शुरू करूंगा तो इनके जन्म से लेकर के इनकी मृत्यु तक की कहानी को बता देता हूं। फिर उसके बाद आप उम्मीद है कि बातों को समझ करके पूरा का पूरा समझने का प्रयास करिएगा, और कुछ कुछ जो एक दो फैक्ट आएगा आपके बीच में, आप उसको याद करने का प्रयास करिएगा। इन बोर्ड पे जितना भी चीज़ लिखा गया है सबका सब बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के जीवनी को लेकर के, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लेकर के, कार्ल मार्क्स के ओपिनियन को लेकर के, कार्ल मार्क्स के थॉट को लेकर के। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों से किसी भी चीज़ को आप अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करेंगे, और एक से दो बार अगर देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो शायद आपके जहन में ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कार्ल मार्क्स का जन्म होता है वो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन के राइन राज्य के ट्रियर नगर में हुआ था। ये लिखा भी होगा यहाँ पे, आपको मैं दिखा दूं कि जन्म जो था वो जर्मन के राइन राज्य के ट्रियर नगर में, जर्मन के राइन राज्य के ट्रियर नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। अब ये जब जन्म लिए तो इनके पिताजी जो थे, सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस धर्म में जन्म लिया था। तो वो एक यहूदी परिवार था, ज्यूज था, यहूदी था, जो कि जो जहाँ अभी जो इजराइल का जो वासी है, इजराइल के जो जनता है, इजराइल का जो धर्म है वो यहूदी है, ज्यूज है। और ऑलमोस्ट डिजिटल दुनिया में यहूदी का ही मान लीजिए कब्जा है, चाहे वो गूगल हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे जो भी हो डिजिटल दुनिया। ठीक है, सब पे यहूदी का ही कब्जा है। तो वही ये कार्ल मार्क्स भी एक यहूदी परिवार में जन्म लेता है। हालांकि कार्ल मार्क्स के जन्म के 4 या 5 साल के बाद इनका पिता धर्मांतरण कर लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है। वो क्या कहते हैं, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेता है। तो खैर उधर नहीं जाऊंगा, बस टू द पॉइंट बात को समझिए। इनके पिताजी जो थे वो एक विख्यात एडवोकेट थे, वकील थे। पिता का नाम नहीं जानने की जरूरत भी नहीं है, अगर जानिएगा तो हेनरी मार्क्स था पिता का नाम, वो आपको नहीं जानने की आवश्यकता है। ठीक है, हेनरी मार्क्स था इनके पिता का नाम, लेकिन इतना जानिए कि पिता जो थे एक प्रख्यात वकील थे। ठीक है, वकील यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद देखिए, अब इसकी शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं कि ये अपना बचपन का शिक्षा वहाँ के स्थानीय स्कूल से ही किया। स्थानीय स्कूल से करने के बाद वो
अपनी वो कानून की शिक्षा और कानून की जो शिक्षा था वो बॉन विश्वविद्यालय से करता है। कानून बॉन विश्वविद्यालय से यानी लॉ की पढ़ाई बॉन विश्वविद्यालय से करता है। उसके बाद ये बर्लिन विश्वविद्यालय 1834 में शायद बर्लिन विश्वविद्यालय चले जाता है, जहाँ से ये दर्शन और इतिहास का अध्ययन करता है। दर्शन और इतिहास का अध्ययन कहाँ से करता है? बर्लिन विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में जर्मन का जो राजधानी है, जर्मन की जो राजधानी है बर्लिन, जो आप बर्लिन के दीवार के भी विषय में जाने होंगे, तो वो दीवार गिराया कैसे गया था वो भी जब आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, वहाँ अभी जाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बर्लिन जो कि जर्मन की राजधानी है, वही बर्लिन विश्वविद्यालय से ये दर्शन यानी फिलॉसफी एंड हिस्ट्री, इसके बियॉन्ड ये समाज शास्त्र का भी अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करता है। और इसके बाद देखिए ये जेना विश्वविद्यालय से ये डॉक्टरेट की उपाधि को प्राप्त करता है, यानी रिसर्च जो करता है वो जेना विश्वविद्यालय से करता है। रिसर्च करता है किस विश्वविद्यालय से? जेना विश्वविद्यालय से। और यानी डॉक्टरेट की उपाधि यानी पीएचडी जो करता है वो जेना विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि केवल और केवल 2-3 कहीं सब्जेक्ट दिया गया है जो जिसमें ये महारत थे, तो ऐसा नहीं है। ये और भी कंटेक्स्ट में अपने महारथी को लेकर के जाने जाते थे। हालांकि आपको उतना विस्तार से जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, इतना जो लिखा है इतना ही जानिए, इसके बियॉन्ड मैं बता दे रहा हूँ, वो भी आप याद रखिएगा। तो ये लॉ की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई यानी विधि की पढ़ाई ये बॉन विश्वविद्यालय से करता है। उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय से ये दर्शन और इतिहास का अध्ययन करता है। इसके जेना विश्वविद्यालय से ये रिसर्च करता है। इसके अतिरिक्त ये समाज शास्त्र का भी अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करता है। और उसके बाद अर्थशास्त्र का, समाज शास्त्र का, और ये यहाँ दर्शन इतिहास हो ही गया, इन सारी चीज़ों का ये अध्ययन करता है। और अध्ययन करने के बाद जो ये अपने आप में एक अपना एनालिटिकल अप्रोच को बिल्ड करता है, उसके बेसिस पर ये तत्कालिक लोकतंत्र, तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था, तत्कालिक आर्थिक व्यवस्था, तत्कालिक समाज शास्त्र जो भी था, इन सब पर एक आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल अप्रोच के बेसिस पर ये अपना बुक लिखता है और अपना थाउट को वहाँ पे अपने बुक में पेश करता है। वही थाउट इनका जो एक अपना क्रिटिकल अप्रोच था, वर्तमान नहीं तत्कालिक सामाजिक परिदृश्य को लेकर के, आर्थिक परिदृश्य को लेकर के और ऐतिहासिक परिदृश्य को लेकर के उनका जो क्रिटिकल अप्रोच था, उसी क्रिटिकल अप्रोच को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपसे जब मार्क्सवाद पूछेगा कि मार्क्सवाद क्या है, तो ये आप जवाब देने के लिए सक्षम हो गए होंगे कि मार्क्सवाद क्या है। तो फिर से मैं आपको एक बता दूं कि इन्होंने अपनी शिक्षा जो ग्रहण किया था वो कई विविधताओं में रह करके और कई सारी सब्जेक्ट में जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन, उसके बाद लॉ, तरह तरह का अध्ययन करने के बाद एक आलोचनात्मक दृष्टि से क्रिटिकल अप्रोच के बेसिस पर तत्कालिक सामाजिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक आलोचनात्मक तरीके से टिप्पणी करते हुए ये अपना समझ लीजिए पुस्तक लिखता है और तरह तरह का पत्र लिखता है, पत्र जारी करता है। उसी जिस थाउट के साथ ये अपना पुस्तक को प्रकाशित करता है, जिस थाउट के साथ अपना ये क्या कहते हैं पत्र पत्रिका का प्रकाशन करता है, उसी थाउट को, उसी ओपिनियन को, उसी विचार को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इतना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए कि मार्क्स के जीवन में जो प्रमुख विचार आई और प्रमुख कार्य किए, उनके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि थोड़ा सा एक ये बोर्ड से हट करके एक दो बात और जानिए कि मार्क्स का जो जीवन था, वो मार्क्स का जीवन एक समझ लीजिए पूरा संघर्षमय जीवन रहा। ये आर्थिक रूप से ये बहुत जर्जर हो चुका था बाद में, और ये जो अपना इसका ये विचारधारा था, आलोचनात्मक विचारधारा, किसी भी बात को डायरेक्ट यूं ही नहीं मान लेना, बिना ओपिनियन का, बिना थाउट का, बिना उसमें सोचे समझे। तो यही मार्क्सवादी विचारधारा, यही इसकी वैज्ञानिक जो समाजवाद की वो थी, विचार थी, इन्हीं विचार के कारण इसको देश निकाला भी किया गया था,
जर्मन से निकाल दिया गया था, प्रसा से भी निकाल दिया गया। ये अंततः अंतिम जीवन अपना लंदन में व्यतीत करता है, लंदन में व्यतीत करता है। ठीक है, तो लंदन में व्यतीत करता है तो इसको हीगल रास्ते में मतलब या फिर इसके जीवन में तरह तरह के दार्शनिक आते हैं, तरह तरह के विचारक आते हैं, तरह तरह के वही समझ लीजिए कि प्रबुद्ध चिंतक आते हैं। तो उन्हीं चिंतकों में ये सबसे ज़्यादा जो था वो हीगल के विचारों से प्रभावित था। हीगल भी एक इतिहासकार तो नहीं कह सकते हैं, हीगल भी एक दार्शनिक था और हीगल का भी शोध समाजशास्त्र पे लोकतंत्र को लेकर के काफ़ी गहरा था। तो इन्हीं के विचारों को वो सबसे इन्हीं के विचारों से यानी हीगल के विचारों से ही ये सबसे ज़्यादा प्रभावित था। इसके बियॉन्ड ये रूसो का जो एक वो अप्रोच था, लोकतांत्रिक अप्रोच था, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण था, लोकतांत्रिक नज़रिया था। और मोंटेस्क्यू और रूसो इनको भी ये पढ़ने का कार्य किया, पढ़ करके एक अपना समझ लीजिए कि ये फिर से वो क्रिटिकल अप्रोच को बिल्ड करने का प्रयास किया। किसको नाम अगर याद रखने के लिए आपसे संभव है तो आप उसको याद रखने का प्रयास करिएगा। मोंटेस्क्यू और रूसो को भी पढ़ा और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था वो हीगल के विचारों से प्रभावित था। अब कार्ल मार्क्स जो है वो होली फैमिली नामक एक पुस्तक की रचना करता है। होली फैमिली आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा, होली फैमिली नामक पुस्तक की रचना करता है, जिसमें उस पुस्तक में सर्वहारा वर्ग और भौतिकवादी सर्वहारा वर्ग और फिर उसके बाद भौतिक दर्शन के सिद्धांतों का अत्यधिक ये होली फैमिली जिस पुस्तक का रचना कौन करता है, कार्ल मार्क्स करता है। उस पुस्तक में मुख्यतः क्या लिखा गया था, किस बात को ज़्यादा बल दिया गया था, किस बात पर, तो वो सुन लीजिए। सर्वहारा वर्ग जो कि एक श्रमिक वर्ग था और फिर उसके बाद भौतिक दर्शन के जो सिद्धांत थे, भौतिकवादी दर्शन के जो सिद्धांत थे, उस पर इन्होंने मतलब समझ लीजिए कि अधिकतम प्रकाश डाला था। कौन कौन, सर्वहारा वर्ग यहाँ है और भौतिक दर्शन के सिद्धांतों पर अपना अत्यधिक प्रकाश डाला था। ठीक है, अब ये अपने जीवन काल में असाम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है। वो असाम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में जारी करता है। उस साम्यवादी घोषणा पत्र में जो ये लिखा, साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करने का जो इसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य यह था कि पूंजीवाद को जड़ से समाप्त कर देना है। पूंजीवाद को जड़ से समाप्त कर देना है। साम्यवादी घोषणा पत्र जो जारी किया था उसका प्रमुख लक्ष्य था कि पूंजीवाद को खत्म करना। ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था ये फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के किया था 1848 ईस्वी में। फ्रेडरिक एंगल्स के से मिलकर के पूंजीवाद जो था ये समाचार पत्र का वो किया था, क्या कहते हैं, प्रकाशन किया था। किसके साथ मिलकर के, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के। ठीक है, अब देखिए, अब कार्ल मार्क्स के अनुसार जो विश्व में समझ लीजिए कि पहले का पहले पूरा यूरोप ही समझते हैं, उसके बाद इसको विश्व के कॉन्टेक्स्ट में आप जोड़ने का प्रयास करिएगा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति और बेरोजगारी, अशांति और असंतोष कह लीजिए या फिर जनसामान्य के बीच जो असंतोष था उसके बीच का जो कारण था, यानी अशांति और असंतोष का जो मुख्य जड़ था, मूल में था, वो अमीर और गरीब के बीच वर्ग संघर्ष था। यानी कि अमीर और गरीब के बीच वर्ग संघर्ष इन द सेंस, अमीर ये चाहता था कि गरीब को, श्रमिक को या फिर सर्वहारा वर्ग को उनका हमेशा से दोहन करते आऊँ। पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था, उनको आप दिमाग में थोड़ा सा रिव्यू करने का प्रयास करिए तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पूंजीवाद क्या चाहता था कि श्रमिकों का दोहन हो, श्रमिकों का यूज करे और श्रमिक वर्ग जो था वो पूंजीवाद की दया का पात्र बन चुका था। यानी अगर वो जीता तो वो पूंजीवाद के ही मर्जी से, अगर वो मरता तो पूंजीवाद के ही मर्जी से। यही इन दोनों के बीच का जो संघर्ष था। श्रमिक वर्ग चाहता था कि पूंजीवाद का वर्चस्व थोड़ा कम हो
और दोनों के बीच एक बैलेंस हो। तो यही एक अमीर और गरीब कह लीजिए, अमीर और श्रमिक कहिए या अमीर और सरबराह कहिए, इन दोनों के बीच का जो वर्ग संघर्ष था, उसी वर्ग संघर्ष के कारण संपूर्ण विश्व में अशांति, अशांति और असंतोष की भावना व्याप्त थी। अशांति और असंतोष का जो मुख्य कारण था वही गरीबों और अमीरों के बीच वर्ग संघर्ष, गरीबों और अमीरों के बीच वर्ग संघर्ष। अब कार्ल मार्क्स का जो ओपिनियन था, कार्ल मार्क्स जो चाहता था, वो एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। कास्टलेस कहिए, धर्मलेस कहिए या फिर क्लासलेस कहिए, वर्ग विहीन, क्लासलेस, विदाउट वर्ग का। एक पूंजीपति वर्ग होगा, एक श्रमिक वर्ग होगा, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा जन सामान्य एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। वो सबके बीच इक्वलिटी लाने का प्रयास कर रहा था। वही है कि वर्ग विहीन, विदाउट किसी वर्ग का, यानी क्लासलेस, बिना कोई क्लास का, बिना कोई वर्ग का, ऐसा नहीं। कार्ल मार्क्स ये नहीं चाहता था कि कोई पूंजीपति वर्ग हो और कोई श्रमिक वर्ग हो जो दोनों के बीच डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। कार्ल मार्क्स ये चाहता था कि सब एक जैसा रहे, सबको बराबर वहाँ की संपत्ति पर, देश की संपत्ति पर सबका बराबर हिस्सा हो, सब सामान्य तरीके से, सब एक जन सामान्य के तरीके से सब अपने भाईचारा के बेसिस पर जीवन व्यतीत करे। कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई अमीर गरीब, कोई सत्तारूढ़, कोई सत्तासीन न रहे। ठीक है, जो हो सबको एक बराबर अधिकार दिया जाए, ये चाहता था कौन? कार्ल मार्क्स चाहता था। यही कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अब वही कि 1867 ईस्वी में 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन करता है कार्ल मार्क्स। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन करता है। अब इसी दास कैपिटल को, ये बुक जो है, ये दास कैपिटल बुक को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल। ईसाई धर्म का ये धर्म ग्रंथ है बाइबिल, तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल। और यह भी पूछा जा सकता है कि दास कैपिटल का रचना काल यानी कब हुआ, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 में। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी पुस्तक के कारण, इसी दास कैपिटल नामक की जो पुस्तक का प्रकाशन किया था, इसी पुस्तक के कारण कार्ल मार्क्स को संपूर्ण दुनिया में जाने लगा। संपूर्ण दुनिया में, विश्व में इसकी जो प्रसिद्धि का, जो ख्याति का जो आधार है, प्रसिद्धि का जो आधार है, वो यही 1867 में प्रकाशित किया गया पुस्तक दास कैपिटल, जिसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व में कार्ल मार्क्स की ख्याति का आधार क्या है? तो आप कहिएगा 1867 में प्रकाशित की गई पुस्तक दास कैपिटल है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ये तो अपने जीवन काल में बहुत सारे पुस्तक लिखे, बहुत सारे समाचार पत्र लिखे, कई घोषणा पत्र लिखे, तो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त आप ये भी जान लीजिए द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी, आप हिंदी में लिखेगा तो सेम लिखेगा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, भी एक पुस्तक लिखता है। ये पुस्तक भी इसका बहुत फेमस पुस्तक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यानी गरीबी का दर्शन, हिंदी में हो जाएगा गरीबी का दर्शन, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये भी एक इसका महत्वपूर्ण पुस्तक है। उम्मीद है कि आप इसको भी याद रखेंगे। अब उसके बाद वही मैं बता दिया शायद ऊपर में ही, 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र, यहाँ भी है, वही मैं बता दिया था, लेकिन यहाँ लिखा भी है, तो आप देख लीजिए। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित करता है, साम्यवादी घोषणा पत्र को, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। यही साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसका कि प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में करता है, उसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक, आधुनिक समाजवाद का जनक। अगर कार्ल मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साम्यवादी घोषणा पत्र नहीं, कार्ल मार्क्स के जीवन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको यही टिक करना पड़ेगा, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1848 है। अब देखिए,
इसका जो ये जो अपने पुस्तक में या फिर अपने पत्र पत्रिका में, अपने घोषणा पत्र में जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत तो दिया कई तरीके का, ऊपर में भी कुछ कुछ आपको समझ में आया। अब इसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में आप मुख्यतः ये जानिए कि 5 तरीके का सिद्धांत देता है। सबसे पहला सिद्धांत जो दिया वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया, द्वंद्वात्मक डुअलिज्म भौतिकवाद दिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, जो कि मैं ऊपर में बता दिया हूँ। दूसरा दिया 1 नंबर में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, 2 नंबर में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और 3 नंबर में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करता है, भौतिकवाद को मैं समझा दे रहा हूँ, गड़बड़ाइएगा नहीं। उसके बाद चौथा है कि मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है, चौथा मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। और पांचवा ये चाहता है कि वर्गहीन समाज की स्थापना हो। भौतिकवादी व्याख्या कहने का मतलब ये है कि जो आपको दिखता है, जो आपके नजर के सामने है, वही चीज, कोई अलौकिक चीज को एक्सेप्ट न करना, जिसको आप न देखे हो, न जाने हो, न समझते हो, उन सारी चीजों का जिक्र नहीं करना ही उन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं करना ही भौतिकवाद है। भौतिकवाद जो होता है वो काल्पनिक दुनिया में न जीता है, इमेजिनेशन पे विश्वास नहीं करता है, वो वास्तविक चीज़ों को देखता है, वास्तविक चीज़ों को परखता है, वास्तविक चीज़ों को देख करके, वास्तविक चीज़ों को परख करके उसके बाद उसका जो व्याख्या करता है वही होता है भौतिकवाद। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो था वो ये अपने जीवन में एक नारा भी देता है, एक नारा देता है कि जो मार्क्सिस्ट विचार अभी वर्तमान में भी नारा फेमस है, कहता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये प्रमुख नारा जो है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये नारा बहुत फेमस हो चुका है। ये नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। उम्मीद है कि आप इस नारा को आत्मसात कर करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब देखिए इतना तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात क्या होती है कि अब कार्ल मार्क्स को पढ़े, समझे और फिर इनके विषय में कुछ कुछ जाने। तो इनके विषय में जब आप कुछ कुछ जानते हैं तो अब आपके सामने में ये आता है कि आप मार्क्स के जीवन से आप क्या सीखते हैं और आपको क्या शिक्षा मिलती है। मार्क्स के जीवन से मिलने वाली शिक्षा क्या क्या है, तो वो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि मार्क्स के जीवन से जो शिक्षा प्राप्त होती है या फिर आपको जो सीखना चाहिए वो देखिए। कार्ल मार्क्स जिस टाइम पीरियड में हुए, यानी 1818 से लेकर के 1883, इस बीच में इन्होंने जितने भी पुस्तक लिखे, जितने सारे भी वो क्या कहते हैं, जितने सारे भी घोषणा पत्र जानिए, उस घोषणा पत्र में इन्होंने महिलाओं की दशा का भी बहुत अच्छे से व्याख्या करता है, यानी कि महिलाओं के अधिकार को ये महत्वपूर्ण मानता है। इतना ही नहीं, ये इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, यह जानता होगा कि महान सामाजिक बदलाव के बिना, महिलाओं का उत्थान किए बिना, महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं का उत्थान किए बगैर संभव नहीं है। ये इतना तक मानता था। इनका ये कहना था कि यदि आप अपने समाज में क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, महान बदलाव चाहते हैं, यानी डायरेक्ट परिवर्तन चाहते हैं, तो इस परिवर्तन के जड़ में आपको कहीं न कहीं महिला ही है। यानी कि जब तक आप महिलाओं की स्थिति को सुधार न करिएगा, तब तक आप अपने समाज को मूल रूप से जड़ से आप परिवर्तित न कर सकते हैं। इनका ओपिनियन था, ये कार्ल मार्क्स का था। अब यही विश्व को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा देता है, विश्व को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा यही देता है। और इसी में इनका कहना भी था, इनका एक कोटेशन भी है कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीर का। आप इसको लिख भी सकते हैं कि इनका कहना था कि यही जो है विश्व को वर्ग संघर्ष का जो प्रेरणा देता है। इसमें ये कहता है कि दुनिया के, आप लिख लीजिए इन बातों को जो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आई रिपीट, दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीर, सिवाय जंजीर। ठीक है।
अब इसके बाद क्या था कि देख लीजिए, कहता है कि वे, अब आपको शो हो सकता है कि नीचे ना दिखाई दे, आप श्रुति लेख कर लीजिएगा। वे समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, वे समाजवादी लक्ष्य को पाने के लिए लोकतंत्र को एक प्रमुख साधन के रूप में मानता था। यदि मार्क्स के लिए यदि समाजवादी विचारधारा साध्य था, यानी टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए लोकतंत्र उसका एक जरिया था। ठीक, यानी यदि कार्ल मार्क्स का ओपिनियन ये था कि मेरा टारगेट, मेरा मंजिल विश्व में, यानी यूरोप में या फिर विश्व में समाजवादी विचारधारा को स्थापित करना है, तो ये जानता था वो कि समाजवादी विचारधारा को तभी स्थापित किया जा सकता है जब लोकतंत्र स्थापित हो। यानी कि विदाउट लोकतंत्र का समाजवादी विचारधारा को स्थापित करना या फिर समाजवाद को स्थापित करना कार्ल मार्क्स के नज़रिए में असंभव था। इसीलिए वो समाजवाद को स्थापित करने से पहले वो लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहता था। उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है, ये भी मैं बता दिया। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स जो था वो धर्म से ऊपर मानवता को रखता है। यानी कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से, कार्ल मार्क्स जो अपनी पुस्तक में लिखता है, उन पुस्तकों में जो ये आता है कि जो अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलता होगा कि धर्म को केंद्र में रखा जा रहा है, धर्म के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है, और उसके सपोर्ट में, अगेंस्ट में भी खड़ा होने वाला होता है। और मैक्सिमम आपको धर्म की जहाँ भी बातें आती है तो वहाँ सपोर्टर ही मैक्सिमम होता है, अगेंस्ट वाला बहुत कम। तो ये कार्ल मार्क्स जो था ये धर्म से ऊपर मानवता को दर्जा दिया था। यानी इनका ये मानना था कि धर्म बाद में, पहले मानवता होनी चाहिए। धर्म के नाम पर जो आपस में लड़ाई करा, उल्टा सा वाला, दूसरे का शोषण, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष को अपनाता है, वो नहीं होनी चाहिए। मानव को पहचानना चाहिए, एक मानव को दूसरे मानव को पहचानना चाहिए मानव के तौर पर, न कि धर्म की बेसिस पर। ठीक, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद एक दो कोटेशन आप और देख लीजिए। आलोचना करते हुए अफीम की संज्ञा दी, और ये कहा, कार्ल मार्क्स का कहना था कि अफीम जैसे नशा होता है कि जिसको लेने के बाद उसका अफीम का आदमी जो है वो आदी हो जाता है, उसी प्रकार से जिस आदमी को धर्म का नशा लग गया वो उसे अफीम की भांति जकड़ लेता है। जैसे अफीम का यदि आपको एक बार नशा लग जाए तो आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिमिलर वही दृष्टिकोण, जब आप धर्म के चक्कर में आप फंस जाते हैं तो आपको धर्म एक अफीम नशे की भांति आपको अपने आप से जकड़ करके रखता है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे और आप भी ये ओपिनियन देखने के बाद, सुनने के बाद आप धर्म के चपेट में आज के बाद तो नहीं आइएगा। बेहतर है, खास करके उनको तो पूरा का पूरा लिबरल उदार होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, जो फ्यूचर सर्विस को अटेम्प्ट करने का सोच रहे हैं या फिर अपना गोल सिविल सर्विस को बना करके रखे हैं, तो उनको बायसनेस से बचना चाहिए। किसी धर्म संप्रदाय, किसी जाति धर्म विशेष भाषा का सपोर्टर नहीं होना चाहिए। सबको सबका साथ सबका विकास वाला अप्रोच अपनाइए और मानवता को केंद्र में रखिए। जाति धर्म से कोई कुछ लेना देना होता नहीं है। तो ये आप कार्ल मार्क्स की जीवनी से भी सीख सकते हैं, कार्ल मार्क्स के विचारों से भी सीख सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अफीम की संज्ञा देता है, धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों में धर्म के स्थान पर मानवता को महत्व दिया जाना आवश्यक भी है एवं सर्वोपरि भी है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब कंक्लूजन के तौर पर आप 2-4 लाइन ये सुन लीजिए। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष ये निकलता है मार्क्स की विचारधारा से। निष्कर्ष आपको आपके सामने ये आएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स। आपको वैज्ञानिक समाजवाद का जिक्र भी किया गया था पिछले लेक्चर में। उम्मीद है कि आप इस वर्ड से अनभिज्ञ न होंगे। वैज्ञानिक समाजवाद और यूटोपियन समाजवाद बता दिया गया था और वैज्ञानिक समाजवाद का थोड़ा बहुत जिक्र किया गया था। तो ये जान लीजिए कि वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स ही है। कार्ल मार्क्स यानी मार्क्सिस्ट जो विचारधारा के व्यक्ति थे
उन्होंने समाजवाद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये पिछले लेक्चर की बात हो रही है। समाजवाद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक मार्क्स से पूर्व और एक मार्क्स के बाद। मार्क्स के पूर्व जो समाजवाद का विचारधारा था, समाजवादी विचारधारा था, उसको यूटोपियन समाजवादी कहा गया, यूटोपियन समाजवाद कहा गया। और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। तो यूटोपियन समाजवाद में आपको 3 4 5 चिंतक, प्रबुद्ध चिंतक का नाम दिया गया था, जिसमें रॉबर्ट ओवन था और उसके बाद रॉबर्ट ओवन, देखिए नाम कैसे निकलता है दिमाग से, रॉबर्ट ओवन बुक में होना तो चाहिए। यूटोपिया ओवन था, उसके बाद सेंट साइमन था, उसके बाद लुई ब्लां था, यही सब मिल करके फिर उसके बाद लुई ब्लां था, रॉबर्ट ओवन था, लुई ब्लां था ही, रॉबर्ट ओवन था, कहाँ गया, सेंट साइमन। चलिए ठीक है, इतना ही, 3 4 नाम ही एनफ है। बाकी उसके बाद कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक विचारधारा आया, वैज्ञानिक समाजवाद आया, वो मार्क्स के बाद का विषय है और जिसका कि जनक कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। ठीक है, संस्थापक है, यही जन्मदाता कहिए वैज्ञानिक समाजवाद का, या संस्थापक कहिए। दूसरा है कि मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स मजदूरों, किसानों, गरीबों, श्रमिकों की मसीहा कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स को दुनिया याद रखेगी। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन आदि पर अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, जो वर्तमान समय में भी जाना जाता है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको एक सेपरेट वीडियो में बना देना अति आवश्यक था, क्योंकि एक मार्क्स के विषय में जैसे ही आप समाजवाद और साम्यवाद से गुजरेंगे तो आपके सामने में कार्ल मार्क्स ही सबसे पहले आता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो थाउट है, जो ओपिनियन है, वो समाजवाद के केंद्र में और समाजवाद के इर्द गिर्द घूमते रहता है, और समाजवाद जो है वो कार्ल मार्क्स के इर्द गिर्द घूमते रहता है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, देख लिए होंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेज चलेंगी वो शायद लाइव क्लास चले, और शायद आपका टाइम जो था 9 बजे से वो भी चेंज हो जाए। तो मैं अगर टाइम चेंज करने का होगा तो मैं आप लोगों के बीच एक क्लिप बना करके डाल दूंगा। लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि अब जो ये था इसका तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा वीडियो, लेकिन अब जो चलेंगी वो लाइव में चलेंगी। थोड़ा सा अब मज़ा आएगा आपको, क्योंकि कई क्रांतियाँ आएंगी। क्रांति के कारण, प्रभाव, क्रांति के जड़ में क्या था, क्या ऐसी ज़रूरत थी जिसके कारण क्रांति करनी पड़ती है, और क्रांति के बाद क्या कौन सा बदलाव आता है। उम्मीद है कि आप इस बातों को, थोड़ा सा ये दूसरा चीज़ था तो आपको इसमें समझने में परेशानी भी होगी, और इसलिए मैं आपके सामने लिख करके भी दिया था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो तो नहीं होना चाहिए, संभवतः क्लास ही होना चाहिए, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपके सामने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में क्लास लेने का प्रयास करूं, और जैसे ये हिस्ट्री का 2nd चैप्टर ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद मैं 12th वाले का शुरू करूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।